नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी की पूर्व परीक्षाओं में विश्व के भूगोल से जो मिसलिनियस प्रश्न आए हैं उनको देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? तो जब तेज हवाएं चलती हैं तो किस प्रकार की मिट्टी उड़ती है और जमा हो जाती है? पहला ऑप्शन है पीली मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है लाल मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है काली मिट्टी, चौथा ऑप्शन है बलुई मिट्टी। सही उत्तर देखते हैं बलुई मिट्टी। ठीक है, तो बलुई मिट्टी जो है ये जब तेज हवाएं चलती हैं तो ये उड़ती है और एक जगह जाके जमा हो जाती हैं। व्याख्या देख लेते हैं। तेज हवाओं द्वारा बलुई मिट्टी यानी सैंडी सॉइल उड़कर आती है और जमा हो जाती है। घटना क्या कहलाती है? वायु अपरदन कहलाती है ये घटना। वायु अपरदन, उच्छालन, पृष्ठीय विसर्पण जिसे सरफेस क्रीप भी कहते हैं, तथा झूलन है। तो वायु अपरदन में ये तीन क्रियाएं भी शामिल होती हैं। तेरा रोजा शब्द का तात्पर्य क्या है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है पीली मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है लाल मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है एक द्वीप से और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो टेरा रोजा शब्द का तात्पर्य क्या है? चलिए उत्तर देखते हैं। तो लाल मिट्टी से तात्पर्य है टेरा रोजा का। तो टेरा रोजा क्या होती है? लाल मिट्टी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है कनाडा। चलिए सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? चीन। ठीक है, तो चीन जो है वो विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला व्याख्या देख लेते हैं इसकी। FAO के आंकड़े के अनुसार 2019 में चीन विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत, रूस जो है वो सेकंड और थर्ड नंबर पे है। तो भारत सेकंड नंबर पे है और रशिया थर्ड नंबर पे। ये आंकड़े हैं 2019 के। अगला प्रश्न है। अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है विटिकल्चर, दूसरा ऑप्शन है पिसिकल्चर, तीसरा ऑप्शन है सेरिकल्चर, चौथा ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एससी सम्मिलित अवर अधीनस्थ परीक्षा 2019 की चतुर्थ पाली में। चलिए उत्तर देखते हैं। तो विटिकल्चर कहलाता है अंगूर की खेती करना। सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा देश है? पहला ऑप्शन भारत, दूसरा जापान, तीसरा ऑप्शन चीन, चौथा ऑप्शन ब्राजील। ठीक है, तो चलिए उत्तर देखते हैं। चीन जो है वो सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन करता है। भारत जो है इसमें सेकंड रैंक में है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है USA, तीसरा ऑप्शन है रूस और चौथा ऑप्शन है भारत। तो धान उत्पादन का आपको बताना है। यह प्रश्न आया था राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 की द्वितीय पाली में। तो सही उत्तर होगा आपका भारत। तो भारत जो है धान उत्पादन में दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन शुक्र है, दूसरा ऑप्शन मंगल है, तीसरा ऑप्शन बृहस्पति और चौथा ऑप्शन है पृथ्वी। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एससी जूनियर इंजीनियर तकनीकी भर्ती परीक्षा 2016 में। चलिए उत्तर देखते हैं। तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक है, यहाँ ग्राफिक्स में भी देख सकते हैं कि ये सन है, उसके बाद मरकरी है, वीनस है, अर्थ आता है, फिर मार्स है और ये आप देख सकते हैं जुपिटर, जिसे हम बृहस्पति के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। और उसके बाद आपका शनि पड़ता है, उसके बाद यूरेनस, फिर नेपच्यून। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? यूरेनस को हिंदी में कहते हैं अरुण और नेपच्यून को हिंदी में कहते हैं वरुण। ठीक है, तो वरुण कहते हैं। तो क्रम भी आप देख लीजिए, कोई क्रम भी पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में। व्याख्या देख लेते हैं। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर, बृहस्पति। इसका घनत्व आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। बृहस्पति अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। बृहस्पति के तीव्र घूर्णन के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा होती है, इसलिए तारा एवं ग्रह दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है। निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? प्राकृतिक उपग्रह हैं। ठीक है, तो बताना है। पहला ऑप्शन है बृहस्पति, दूसरा ऑप्शन है मंगल, तीसरा ऑप्शन शनि, चौथा ऑप्शन है शुक्र। चलिए उत्तर देखते हैं। सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के हैं। अगला प्रश्न है। सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? तो पहला है नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? आर्किमिडीज की है। दूसरा है ज्वारी हाइपोथेसिस जो है जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी संबंधित हैं। तीसरा है गैसी हाइपोथेसिस से चैम्बरलिन और मेल्टन
चौथा है ग्रही हाइपोथेसिस से कांड। तो ये बताना सौरमंडल उत्पत्ति संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खा रहा है। ये प्रश्न आया था यूपीटीपीएससी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 की प्रथम पाली में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ज्वारी हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? पहला ऑप्शन है नेपच्यून, दूसरा ऑप्शन है शुक्र, तीसरा ऑप्शन है शनि, चौथा ऑप्शन है यूरेनस। सही उत्तर क्या हो जाएगा? पृथ्वी से छोटा ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है ये पृथ्वी से आकार में छोटा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं शुक्र, वीनस को क्या कहते हैं? वीनस को शुक्र भी कहते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं सन के सबसे नज़दीक कौन सा है? मरकरी, जिसे बुध कहते हैं, फिर अर्थ है, और फिर ये मार्स मंगल है, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों को उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है? पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं मंगल, पृथ्वी, शनि, बुध। यहाँ पे बताना है अवरोही क्रम को दर्शाता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है बृहस्पति, यूरेनस, शनि, शुक्र। तीसरा ऑप्शन है यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध। चौथा ऑप्शन है शनि, बृहस्पति, पृथ्वी, शुक्र। ये प्रश्न आया था यूपीटीपीएससी अमीन परीक्षा 2016 में। सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध, ठीक है। तो दिए गए क्रम में जो है वो अवरोही क्रम को दर्शा रहा है। आप यहाँ पे यूरेनस देख सकते हैं, ये है यूरेनस, ठीक है। इसके बाद है पृथ्वी, फिर है मंगल और फिर है बुध, ठीक है। तो दिए गए क्रम में जो है यूरेनस होगा, उसके बाद पृथ्वी है, फिर उससे छोटा मंगल है, फिर उससे छोटा बुध है। अगला प्रश्न है, सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है? पहला ऑप्शन है प्रकाश मंडल, दूसरा ऑप्शन है स्थल मंडल, तीसरा ऑप्शन है वर्णमंडल, चौथा ऑप्शन है वातावरण। तो क्या कहलाता है सूर्य का दीप्तिमान आमुख? सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश मंडल। तो जो सूर्य है उसका जो ऐसा जहाँ से प्रकाश निकलता दिखाई देता है, ठीक है, तो ये प्रकाश मंडल, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? फोटोस्फेयर कहते हैं। और ये जो है हमें दीप्तिमान दिखाई पड़ता है। व्याख्या देख लेते हैं। सूर्य का दीप्तिमान भाग जिसे हम देखते हैं वो प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य का वातावरण मुख्य रूप से प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फेयर वर्णमंडल तथा कोरोना से मिलकर बना है। प्रकाश मंडल में सूर्य की ऊर्जा प्रकाश के रूप में प्रकट होती है, जिससे यही भाग दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है अल्फा सेंचुरी, दूसरा ऑप्शन है बर्नार्ड स्टार, तीसरा ऑप्शन है प्रॉक्सिमा सेंचुरी और चौथा ऑप्शन है सीरियस। तो जो नासा ने खोज की है उसके अनुसार पृथ्वी के सूर्य के बाद सबसे निकटतम सितारा कौन सा है? चलिए उत्तर देखते हैं। तो आपका सही उत्तर होगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। तो आप यहाँ पे ग्राफिक्स में देख सकते हैं कि ये सूर्य है, ठीक है, और सूर्य से आप देखेंगे जो सबसे निकटतम तारा है ये है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे नाम लिखा भी है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो सूर्य से निकटतम तारा है। इसके बाद अल्फा सेंचुरी भी है, लेकिन वो इतनी पास में नहीं है, ये इसके बीच में काफ़ी गैप है। देख सकते हैं आप, ऐसे भी सूर्य से अल्फा प्रॉक्सिमा सेंचुरी की लगभग दूरी 4 लाइट ईयर दिखा रहा है। और इसके बाद अल्फा सेंचुरी बी भी है, लेकिन वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी से काफ़ी दूर है। व्याख्या देख लेते हैं। अल्फा सेंचुरी एक तारा नहीं बल्कि तारा व्यवस्था है। इसके अंतर्गत 3 तारे आते हैं, पहला अल्फा सेंचुरी, दूसरा अल्फा सेंचुरी बी और प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी के निकटतम स्थित तारा है। यह पृथ्वी के से 4.25 प्रकाश वर्ष दूर है, जबकि अल्फा सेंचुरी और अल्फा सेंचुरी बी ए और बी जो हैं पृथ्वी से 4.35 प्रकाश वर्ष दूर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? पहला ऑप्शन है मंगल ग्रह, दूसरा ऑप्शन शुक्र ग्रह, तीसरा ऑप्शन बुध ग्रह, चौथा ऑप्शन बृहस्पति ग्रह। काफ़ी आसान प्रश्न है। लाल ग्रह के रूप में कौन जाना जाता है? मंगल ग्रह जाना जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। इस लाल रंग का कारण क्या है? आयरन ऑक्साइड के कारण, ठीक है। तो लाल रंग है आयरन ऑक्साइड के कारण। इसके 2 उपग्रह हैं, ये भी पूछे जाते हैं अक्सर परीक्षाओं में, फोबोस और डीमोस। जबकि शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है, ठीक है। बुध ग्रह सूर्य का सबसे नज़दीक सबसे छोटा ग्रह है, जबकि बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन शुक्र, दूसरा ऑप्शन बुध, तीसरा ऑप्शन बृहस्पति, चौथा ऑप्शन है मंगल। सही उत्तर देख लेते। शुक्र जो है वो सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। व्याख्या देखते हैं। शुक्र ग्रह सर्वाधिक गर्म एवं सबसे चमकीला ग्रह है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन और भोर और साय का तारा भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? पहला ऑप्शन है 90, लगभग 90 सेकंड, दूसरा ऑप्शन है लगभग 180 सेकंड, तीसरा ऑप्शन है लगभग 340 सेकंड और चौथा ऑप्शन है लगभग 500 सेकंड। सही उत्तर क्या हो जाएगा? लगभग 500 सेकंड जो है सूर्य के प्रकाश को, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में 499 अर्थात 500 सेकंड का समय लगता है, जिसे अगर मिनट में बदल दें तो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड हुआ। तो पहले जो है प्रश्न आज पूछा जाता था 8 मिनट 20 सेकंड लगता है सूर्य का प्रकाश धरती पहुंचने पे। अब जो है देखिए आप किस तरह परिवर्तित कर दिया गया, क्वेश्चन को 5 सेकंड में पूछा गया है, तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि अगर सेकंड में पहुंचेगा तो कितना होगा? 500 सेकंड लगभग। सूर्य में हाइड्रोजन और एवं हीलियम का लगभग अनुपात क्या होता है? पहला ऑप्शन है 3:2, दूसरा ऑप्शन है 3:1, तीसरा ऑप्शन है 2:1, चौथा ऑप्शन है 4:1। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सूर्य में हाइड्रोजन एवं हीलियम का लगभग अनुपात क्या है? सही उत्तर आपका होगा 3:1। ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन है और 1 हीलियम है। निम्न में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन बुध, दूसरा ऑप्शन शुक्र, तीसरा ऑप्शन मंगल, चौथा ऑप्शन है वरुण। तो आंतरिक ग्रह कौन सा नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा कि वरुण आंतरिक ग्रह नहीं है। ठीक है, तो जो आंतरिक ग्रह हैं वो कौन से हैं? बुध, शुक्र, मंगल। ठीक है, पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। पहला ऑप्शन है आपका क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रूप में, दूसरा ऑप्शन है लंबवत रूप में, लंब रूप में, ऊर्ध्वाधर, तीसरा ऑप्शन है गोलाकार, चौथा ऑप्शन है अंडाकार। तो पृथ्वी पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है किस तरीके से? सही उत्तर हो जाएगा आपका अंडाकार पथ पर। व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा जो है वो अंडाकार यानी कि इलिप्टिकल पथ पर करती है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाना भू परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365.25 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट का समय लगता है। इसे क्या कहते हैं? इसे सौर दिवस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से गठित होता है। तो किससे बनी होती है पृथ्वी की पपड़ी? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन और आयरन से, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन और सिलिकॉन से, तीसरा ऑप्शन है सिलिकॉन और आयरन से, चौथा ऑप्शन है सिलिकॉन और एल्युमिनियम से। यह प्रश्न आया था यूपीटीपीएससी अवर अधीनस्थ परीक्षा 2016 में। चलिए उत्तर देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन से मिलकर बनी होती है पृथ्वी की पपड़ी। व्याख्या देख लेते हैं। भूपटि का ऊपरी भाग स्थल मंडल सबसे महत्वपूर्ण भाग है। धरातल से लगभग 16 किलोमीटर गहराई तक 95% भूपटि जो है वो चट्टानों से बनी हुई है। भूपटि 87% खनिज सिलिकेट है। क्वार्ट्ज के 2 तत्व सिलिकॉन और ऑक्सीजन हैं। इस प्रकार पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से ऑक्सीजन और सिलिकॉन से गठित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसे क्रस्ट और वायुमंडल शामिल है उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है जैवमंडल, दूसरा ऑप्शन है स्थल मंडल, तीसरा ऑप्शन है जलमंडल, चौथा ऑप्शन है वायुमंडल। ठीक है, तो पृथ्वी का कठोर और बाहरी हिस्सा जिसे क्रस्ट और मेंटल शामिल है उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, तो ये संपूर्ण पृथ्वी का कितना है? 29% है। आप जब पृथ्वी को एक तिकोने रूप में काटते हैं तो आप यहाँ पे देखते होंगे कि पृथ्वी की सतहें हैं। तो सबसे जो ऊपरी सतह है उसको क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। फिर इसके जो बीच का पार्ट है इसको मेंटल कहते हैं। ठीक है, फिर जो अब नीचे का पार्ट है इसको कोर कहते हैं। ठीक है, तो जो ऊपर का हिस्सा होता है जिसे क्रस्ट कहते हैं और जो आउटर मेंटल का हिस्सा होता है, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? स्थल मंडल मिलता है। और ये कितना है? 29% है। अगला प्रश्न है, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? पहला ऑप्शन है विषुवत रेखा, दूसरा ऑप्शन ध्रुवों पर, तीसरा ऑप्शन प्राइम मेरिडियन पर, चौथा ऑप्शन है अंटार्कटिका पे। ठीक है, तो दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा विषुवत रेखा पर जो होते हैं ये दिन और रात जो हैं बराबर होते हैं। तो पृथ्वी की विषुवत रेखा पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यह प्रश्न आया था यूपीटीपीएससी सहायक लेखाकार लेखा परीक्षक 2015 में। अगला इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिन और रात विषुवत रेखा के लगभग बराबर होते हैं क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर क्या ऐसी पड़ती हैं? लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, वर्ष भर अगर ये पृथ्वी मान ली जाए तो वर्ष भर सूर्य की किरणें इस पर लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की ओर दिन और रात की अवधियां मौसम के अनुरूप घटती बढ़ती रहती हैं। किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? पहला ऑप्शन है विषुव, दूसरा ऑप्शन है अपसौरिक, तीसरा ऑप्शन है संक्रांति, चौथा ऑप्शन है सूर्य। सही उत्तर क्या हो जाएगा? संक्रांति कहते हैं उसको, जब रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है।
व्याख्या देखते हैं। रात और दिन की लंबाई में सर्वाधिक अंतर संक्रांति होता है। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है जबकि सबसे छोटी रातें होती हैं। इसके विपरीत जब दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाए तो कर्क संक्रांति में क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है और सबसे लंबी रातें होती हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं? तो कितने वृक्ष हैं वैज्ञानिक अनुमान के आधार पर? पहला ऑप्शन है 3 ट्रिलियन, दूसरा ऑप्शन है 400 बिलियन, तीसरा ऑप्शन है 422 बिलियन और चौथा ऑप्शन है और कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्न आया तो UPSSC चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो एक अनुमान के अनुसार 3 ट्रिलियन है और ये अनुमान किसने लगाया था? ये येल स्कूल ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंटल स्टडीज द्वारा ये अनुमान लगाया गया था। अगला प्रश्न है कि 1 डिग्री अक्षांश में कितने किलोमीटर को दर्शाता है? ठीक है, तो बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लैटिट्यूड की हो रही है, अक्षांशों की बात हो रही है। तो 1 डिग्री अक्षांश जो है कितने किलोमीटर को दर्शाता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन 111 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन 141 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन 161 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 191 किलोमीटर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 111 किलोमीटर को दर्शाता है 1 डिग्री अक्षांश। ठीक है, मतलब 1 से अगर 2 डिग्री के बीच में जाएंगे तो एक बीच का अंतर कितना होगा? 111 किलोमीटर। 1 डिग्री अक्षांश जो होता है लगभग 111 किलोमीटर को दर्शाता है ध्रुवों पर, जहां 111.7 किलोमीटर, जबकि भूमध्य रेखा पर ये कितना होता है? 110.6 किलोमीटर होती है। ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को ही अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अगला प्रश्न है, अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन हॉर्स अक्षांश, दूसरा ऑप्शन शीत अक्षांश, तीसरा ऑप्शन है 52वां इम्प्रिंट, चौथा ऑप्शन है 52वां समानांतर दक्षिण। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 52वां समानांतर दक्षिण कहलाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है 52वां समानांतर दक्षिण अक्षांश कहलाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदेय पेटियां जिसे अक्षांश यानी हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जानी जाती हैं। तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर से दक्षिण तक में जो पेटियां होती 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य में, तो उनको किस नाम से जाना जाता है? हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व कितनी मात्रा में होती है? पहला ऑप्शन है लगभग 20 से 22%, दूसरा ऑप्शन है लगभग 25 से 27%, तीसरा ऑप्शन है 40 से 42%, चौथा ऑप्शन है 32 से 35%। तो बताना है कि पृथ्वी की संरचना में जो आयरन है, लौह तत्व है, कितना है? ये प्रश्न आया था UPSSC ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2016 में। चलिए उत्तर देख लेते हैं। तो 32 से 35% जो है पृथ्वी की संरचना में लौह तत्व है, 32 से 35%। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है? तो पहला ऑप्शन है 5999 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 6371 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 6990 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 9066 किलोमीटर। सही उत्तर क्या होगा? 6371 किलोमीटर जो है ये पृथ्वी का अर्धव्यास है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विश्वतीय व्यास कितना है? पहला ऑप्शन है 12756 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 13560 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन 13900 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 14657 किलोमीटर। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा आपका 12756 किलोमीटर जो है ये पृथ्वी का विश्वतीय व्यास है। व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी का विश्वतीय त्रिज्या जो है 6378 किलोमीटर है और व्यास कितना है? 12756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12713 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, 1 घंटे के समानांतर में देशांतरी दूरी होगी। पहला ऑप्शन है 15 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 45 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 60 डिग्री। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 15 डिग्री होगी 1 घंटे के समानांतर में देशांतरी दूरी। ठीक है, तो देशांतर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, देशांतर की, तो ये 15 डिग्री का अंतर होता है 1 घंटे में। पृथ्वी पर अपने अक्ष में 24 घंटे में चक्कर लगाती है और इस प्रक्रिया में 360 डिग्री जो है वो घूम जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि पृथ्वी 1 घंटे में 360 डिग्री बटे 24 अगर हम करें, 360 डिग्री बटे 24 करते हैं तो क्या आएगा? 15 डिग्री। ठीक है, तो 15 डिग्री घूम जाती है 1 घंटे में। अगला प्रश्न है, वर्ष का सबसे लंबा दिन है। पहला ऑप्शन है 20 अप्रैल, दूसरा ऑप्शन है 15 मई, तीसरा ऑप्शन है 21 जून, चौथा ऑप्शन है 30 अगस्त। तो आप जानते हैं इस दिन जो है योगा डे भी मनाया जाता है, तो सही उत्तर क्या होगा? 21 जून। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में शीत आयनास विंटर सोल्स्टिस अर्थात 21 से 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, ये बात कर रहे हैं हम उत्तरी गोलार्ध की। इसके विपरीत अगर ग्रीष्म आयनात में के समय अगर उत्तरी गोलार्ध में देखें तो 20 से 21 जून का वर्ष जो होता है वो सबसे लंबा दिन होता है।
इसके विपरीत अगर 20 से 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में हम देखें तो उल्टा हो जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में 20 से 21 जून क्या हो जाएगा, ये छोटा दिन हो जाएगा। जहाँ पे आप देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, 20 से 21 जून, खासतौर से 21 जून जो होगा सबसे लंबा दिन होगा, तो उसके उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, 21 जून जो है वो सबसे छोटा दिन हो जाएगा। इसी प्रकार 21 से 22 दिसंबर को जो है वो सबसे बड़ा दिन कहा जाता है, इसीलिए 21 दिसंबर जो है वो आपका बड़ा दिन कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है 22 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है 21 जून, तीसरा ऑप्शन है 21 मार्च, चौथा ऑप्शन है 23 सितंबर। तो दक्षिणी गोलार्ध का आपको सबसे छोटा दिन बताना है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होगा, जो कि 21 जून का जो कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उत्तर? 21 जून सही उत्तर होगा आपका। अगला प्रश्न है कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? ठीक है, पहला ऑप्शन है भारत और ईरान से, दूसरा ऑप्शन है ईरान और पाकिस्तान से, तीसरा ऑप्शन है भारत और सऊदी अरब से, और चौथा ऑप्शन है ईरान और इराक से। ये प्रश्न है जो UPSSC UDA LDA भर्ती परीक्षा 2015 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत और सऊदी अरब से। तो हम देख लेते हैं कर्क। तो आप ये देख सकते हैं कर्क रेखा विश्व के इन देशों से होकर पूर्व की ओर बढ़ते हुए गुजरती है। इसमें कौन कौन से हैं जो उनसे कर्क रेखा गुजरती है, वो देश देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका का हवाई क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें कोई द्वीप इस रेखा पर नहीं है। ठीक, और उसके बाद आता है मैक्सिको। ठीक है, प्रशांत महासागर का, फिर बहामास, पश्चिमी सहारा, मौरितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जिसे UAE भी कहते हैं, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। ये सब क्या हैं? ये सब आते हैं आपके कर्क रेखा। तो सब बीच में होती है विषुवत रेखा, उसके ऊपर होती है कर्क रेखा और उसके नीचे होती है मकर रेखा। तो ये बात कर रहे हैं कर्क रेखा के देशों की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में से भूमध्य रेखा गुजरती है? पहला ऑप्शन है ब्राज़ील जाम्बिया मलेशिया से, दूसरा ऑप्शन है कोलंबिया केनिया इंडोनेशिया से, तीसरा ऑप्शन है ब्राज़ील सूडान मलेशिया से, चौथा ऑप्शन है वेनेजुएला इथोपिया और इंडोनेशिया। तो सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा कोलंबिया केनिया और इंडोनेशिया से। अब हम देख लेते हैं ऐसे देशों को जिनमें से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो भूमध्य रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, जैसे हमने देखा था कर्क रेखा जो थी लगभग आप जानते हैं कर्क रेखा 18 देशों से गुजरती है, उसी प्रकार भूमध्य रेखा जो है लगभग 13 देशों से गुजरती है। तो अब इसमें कौन कौन से देश हैं भूमध्य रेखा के? इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील। तो इसको आप EC भी याद रख सकते हैं। ये दक्षिण अमेरिका के देश हैं जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा को हम 0 डिग्री, ठीक है, विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसके बाद आता है आपके अफ्रीका क्षेत्र में आप देखेंगे तो गैबन, कांगो रिपब्लिक, युगांडा, केनिया, सोमालिया। ठीक है, इसके बाद द्वीप में देखेंगे तो मालदीव आता है, फिर इंडोनेशिया आता है, किरिबाती आता है और साओ टोमे और प्रिंसिपे द्वीप भी आते हैं। ठीक है, तो ये सब भी आते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कुल मिला के 13 हैं। ठीक है, और कर्क रेखा से 18 देश। अगला क्वेश्चन है कि यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं। पहला ऑप्शन है रिज, दूसरा रेंजर्स, तीसरा क्रेटर और चौथा दूंस। तो यूरेशियाई प्लेट जब भारतीय प्लेट से टकराई, ठीक है, तो उसके सिकुड़न के परिणाम स्वरूप कौन सी घाटियां बनी इन क्षेत्रों में? सही उत्तर आपका हो जाएगा दूंस बनी। ठीक है, तो दूंस घाटियां बनी जब यूरेशियाई और भारतीय प्लेट टकराई। ये प्रश्न आया था UPSSC कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2019 की प्रथम पाली में। अगला प्रश्न है प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया का दक्षिणी भाग है जिसके उत्तरी भाग को में अंगारा भूमि स्थित है। और आपको बताना है कि दक्षिण में कौन सी भूमि थी, उसका नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है यूरेशियाई प्लेट, दूसरा ऑप्शन है तथित सागर, तीसरा ऑप्शन है भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और चौथा ऑप्शन है गोंडवाना भूमि। सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोंडवाना भूमि। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड था, ऊपर था लॉरेंशिया और नीचे था गोंडवाना भूमि। ये प्रश्न आया था UPSSC कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2019 की प्रथम पाली में। इसकी व्याख्या देख लेते। गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणी भाग है जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है। गोंडवाना भूभाग विशाल क्षेत्र में भारत आता था, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका देश शामिल हैं। प्रश्न है यूरोप का प्रमुख मछुआही क्षेत्र, मछुआई जहां मछली पकड़ी जाती है, डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसे डोवर बैंक भी कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपका बाल्टिक सागर, दूसरा ऑप्शन है इंग्लिश चैनल, तीसरा ऑप्शन है उत्तरी सागर, चौथा ऑप्शन है नॉर्वे सागर। तो कहाँ पे है ये बैंक?
बैंक का मतलब यहाँ पे आपका क्षेत्र जो होता है, जो जल क्षेत्र है उससे मतलब है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तरी सागर में। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि डोवर बैंक कहाँ पे है। ये आपका जो इंग्लिश चैनल है, यूरोप में आप देखेंगे कि एक तरफ यूके है, यूनाइटेड किंगडम, और एक तरफ आपका फ्रांस का क्षेत्र लगता है, ठीक है। और इंग्लिश चैनल पड़ता है, उसके बीच में डोवर बैंक पड़ती है, और आपका इधर उत्तरी सागर पड़ता है, ठीक है। तो उसको जोड़ने का भी काम करती है। तो ये आपका जो है प्रमुख यूरोप का मछुआई क्षेत्र है। यूरोप का प्रमुख मछुआई क्षेत्र डॉगर बैंक उत्तरी सागर में स्थित है। इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य स्थित है। उत्तरी सागर नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम आदि के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है नैरोबी, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन है इथोपिया, चौथा ऑप्शन है मनीला। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, सही उत्तर आपका होगा मनीला, ठीक है। मनीला कहाँ है, फिलीपींस में है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान IRRI जो है फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। 1960 में स्थापित ये केंद्र चावल अनुसंधान के मामले में सबसे पुराना है अनुसंधान केंद्र है। 2018 में केंद्र सरकार की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का वाराणसी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र खोला गया। यह क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी में स्थित है, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के परिसर में। अगला प्रश्न है, संगत मिलान खोजें। आपको बताना है कौन सा मेल नहीं खाता है। पहला ऑप्शन है दुनिया में सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है, ब्लू व्हेल, ठीक है। दूसरा, दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन बांग्लादेश और भारत में। दुनिया का सबसे गहरी झील कौन सी है, सुपीरियर कनाडा। चौथा ऑप्शन है दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान, सहारा अफ्रीका। तो आपको बताना है कौन सा मेल नहीं खाता है, ठीक है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका कि दुनिया में सबसे गहरी झील सुपीरियर कनाडा झील नहीं है, ठीक है। तो ये सही उत्तर होगा, लेकिन ये मेल नहीं खाता है। तो सही दुनिया में सबसे गहरी झील कौन सी है, लेक बैकाल, रूस की। अब यहाँ पे अन्य देख लेते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है, ब्लू व्हेल, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, सहारा है, ठीक है, अफ्रीका में। तो ये अन्य जो है मेल है। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है, रूस की बैकाल झील। पटाका मुद्रा जो है, पटाका किस देश की मुद्रा है, आपको बताना है। तो पटाका किस देश की मुद्रा है। पहला पनामा, दूसरा लाओस, तीसरा मकाऊ, चौथा मैक्सिको। किस देश की है, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, मकाऊ की मुद्रा है। मकाऊ चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। मकाऊ पर्ण नदी डेल्टा के पश्चिम में स्थित है। इसकी सीमाएं जो हैं आपके गुआंगडोंग प्रांत से उत्तर में मिलती हैं एवं दक्षिण पूर्व में दक्षिण चीन सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है मरीना ट्रेंच, दूसरा ऑप्शन है सुंडा ट्रेंच, तीसरा ऑप्शन है प्यूर्टो रिको ट्रेंच, चौथा ऑप्शन है साउथ सैंडविच ट्रेंच, ठीक है। तो ये पूछा गया है हिंद महासागर का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सुंडा ट्रेंच जो है वो हिंद महासागर का सबसे गहरा जो है वो पॉइंट है, बिंदु है। आप देख सकते हैं ग्राफिक में सुंडा ट्रेंच कहाँ पे है, सुंडा ट्रेंच ये है। इसे जावा ट्रेंच भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं इंडोनेशिया के बिल्कुल पास में स्थित है। और यूरेशियन प्लेट आप देख सकते हैं हिंद महासागर है और इंडोनेशिया के पास में स्थित। व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का लगभग 70% भाग जल क्षेत्र का विस्तार है। इस जल क्षेत्र में सबसे बड़ा घटक कौन सा, महासागर है। इस महासागर में गर्त पाए जाते हैं जो महासागर के सबसे गहरे भाग होते हैं। विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है, मैरियाना ट्रेंच, जिसे हम चैलेंजर भी के भी नाम से जानते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है, सुंडा ट्रेंच है, सुंडा ट्रेंच है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है। पहला ऑप्शन है आर्कटिक, दूसरा ऑप्शन है अटलांटिक, तीसरा ऑप्शन है हिंद, चौथा ऑप्शन है पैसिफिक, ठीक है। तो ये प्रश्न आया था आबकारी सिपाही परीक्षा 2016 में। चलिए देखते हैं सही उत्तर कहाँ, हिंद, ठीक है। तो हिंद महासागर में आपका जावा ट्रेंच स्थित है। प्रसिद्ध जावा ट्रेंच जिसे सुंडा गर्त भी कहा जाता है हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। पहला ऑप्शन है कोलंबिया, दूसरा ऑप्शन मैक्सिको, तीसरा ऑप्शन इटली, चौथा ऑप्शन है हवाई। तो गैलेरस आपको बताना है ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, कोलंबिया में स्थित है, ठीक है। तो गैलेरस ज्वालामुखी कहाँ पे है, कोलंबिया में। अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है वो निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। पहला ऑप्शन पुर्तगाल, दूसरा ऑप्शन स्पेन, तीसरा ऑप्शन ग्रीस, चौथा ऑप्शन इटली। सही उत्तर क्या हो जाएगा, माउंट एटना कहाँ पे है, माउंट एटना आपका इटली में है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये है माउंट एटना और यहाँ पे आप इटली देख पा रहे होंगे, ये इटली हो गया, इधर ग्रीस है,
ये आप देखेंगे कि ये मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, भूमध्य सागर, और आप देख सकते हैं इटली के ही क्षेत्र में आता है माउंट एटना, ठीक है, और ये सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है ढाल ज्वालामुखी का, दूसरा ऑप्शन है समग्र ज्वालामुखी का, तीसरा ऑप्शन है कैल्डेरा ज्वालामुखी का, चौथा ऑप्शन है बाण बेसाल्ट का। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये ढाल ज्वालामुखी का उदाहरण है हवाई ज्वालामुखी। ये सभी ज्वालामुखियों में सबसे विशाल है। किसकी बात हो रही है? हवाई ज्वालामुखी की। तरल लावा के उद्गम के कारण इनकी ढाल मंद होती है। ये ज्वालामुखी प्रमुख रूप से बेसाल्ट से निर्मित हैं तथा कम विस्फोटक होते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है यहाँ जहाँ ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? पहला ऑप्शन है चक्रवात, दूसरा ऑप्शन है बाण, तीसरा ऑप्शन है भूस्खलन, चौथा ऑप्शन है भूकंप। ठीक है, तो टेक्टोनिक प्लेट से क्या आते हैं? सही उत्तर क्या है? भूकंप। ठीक है, तो टेक्टोनिक प्लेट का जब भी मूवमेंट होगा तो भूकंप ही तो आएंगे, तो भूकंप आते हैं। और इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? पहला ऑप्शन है हॉर्नबिल, दूसरा ऑप्शन है बी हमिंग बर्ड, तीसरा ऑप्शन है गल, चौथा ऑप्शन है कठफोड़वा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हमिंग बर्ड जो है ये विश्व का सबसे छोटा अंडा देता हुआ पक्षी है। ये प्रश्न आया था UPSSC अवर अधीनस्थ परीक्षा 2016 में। बी हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी भी है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 2 इंच होती है। अगला प्रश्न है ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? पर्वत श्रृंखला है, दूसरा ऑप्शन है प्रवाल रचना है, तीसरा ऑप्शन है मानव निर्मित दीवार है, चौथा ऑप्शन है ज्वारीय भित्ति है। तो ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ जो है एक प्रवाल रचना है। ठीक है, तो कोरल भित्ति है ये। आप यहाँ देख सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के इस छोर पे प्रवाल ये ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है। आप थोड़ा सा यहाँ पे और विस्तारित रूप से देख सकते हैं मैप में, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के इस पोर्शन में जो है ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में स्थित प्रवाल रचना है। ये विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रणाली है। ये लगभग 3,48,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। 1981 में से क्या किया गया? विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ग्रेट बैरियर रीफ का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान पूर्वी अंटार्कटिका में कितना रिकॉर्ड किया गया है? पहला ऑप्शन है -53.2 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है -83.2 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है -93.2 डिग्री सेल्सियस, चौथा ऑप्शन है -95.2 डिग्री सेल्सियस। तो पूर्वी अंटार्कटिका में कितना अभी तक तापमान सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा -93.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा होता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला गया है? पहला ऑप्शन है चूना पत्थर, दूसरा ऑप्शन है बलुआ पत्थर, तीसरा ऑप्शन कोबाल्ट, चौथा ऑप्शन है ब्रोमीन। तो कौन सा पदार्थ जो है वो समुद्र जल से निकाला गया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन को निकाला गया है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ब्रोमीन समुद्री जल तथा खारी झीलों के जल में पाया जाता है। इसकी खोज AJ बर्नार्ड ने 1826 में किया था। यह हैलोजन ग्रुप का तत्व है ब्रोमीन। तो दोस्तों ये UPSSC की हमारी विश्व भूगोल की सीरीज थी जिसका भाग 2 पढ़ रहे थे आप। भाग 2 से प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चन UPSSC ने पूछे गए ये वो थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।